नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हेमंत सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। 1,45,000 करोड़ के इस बजट में वेलफेयर और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। वहीं लगातार दूसरी बार बाल बजट पेश किया गया। बजट में साल 2030 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में सबसे ज्यादा जोर वेलफेयर स्कीम पर है। वहीं 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। 1,45,400 करोड़ का बजट। साल 2029 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य। मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़। 5 नए लॉ यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव। जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन। रांची में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज। रांची के तपोवन मंदिर का होगा विकास। झारखंड अनुसूचित जाति परामर्श दात्री आयोग के गठन का प्रस्ताव। 2500 किलोमीटर सड़क और 200 पुल निर्माण का लक्ष्य। पतरातू घाटी समेत कई जगहों पर हेलीकॉप्टर शटल योजना। नेतरहाट समेत कई पर्यटन स्थलों पर ग्लास ब्रिज का प्रस्ताव। बाल बजट के लिए 9,400 करोड़ की राशि। लगभग 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट हम लोगों ने आज सरकार उपस्थापित किया है। और हमारी कोशिश सबसे ज़्यादा, आप देखेंगे कि इस बजट की खूबसूरती ये है कि जो राजकोषीय घाटा है वो जो केंद्र सरकार या फिर नीति आयोग का जो निर्देश होता है कि 3% से अधिक राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए, तो राजकोषीय घाटा इस राज्य का 2.02% है, जो एक बेहतर वित्तीय मैनेजमेंट का ये परिणाम। महिला एवं बाल विकास 22,023 करोड़ 33 लाख। पथ निर्माण विभाग 5,900 करोड़ 89 लाख 28 हजार। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा 15,198 करोड़। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन 9,916 करोड़। ग्रामीण विकास विभाग 9,841 करोड़ 41 लाख। ग्रामीण कार्य 4,576 करोड़ 30 लाख 73 हजार। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण 2,863 करोड़। नगर विकास एवं आवास 3,577 करोड़। पेयजल एवं स्वच्छता 4,710 करोड़ 2 लाख 56 हजार। कृषि और पशुपालन 4,587 करोड़ 66 लाख 24 हजार। उच्च तकनीकी शिक्षा 2,409 करोड़। स्वास्थ्य विभाग 7,470 करोड़। वन पर्यावरण 1,381 करोड़। नागर विमानन विभाग 115 करोड़। ऊर्जा विभाग 9,894 करोड़। उद्योग विभाग 486 करोड़। भवन निर्माण 861 करोड़। पर्यटन कला एवं संस्कृति 336 करोड़। सूचना प्रौद्योगिकी 303 करोड़। योजना एवं विकास 414 करोड़। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास 1,085 करोड़ 74 लाख 46 हजार। ST/SC अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण 3,384 करोड़। जल संसाधन विभाग 2,257 करोड़ 45 लाख। पंचायती राज 2,144 करोड़। वन विभाग 1,381 करोड़ 99 लाख 30 हजार। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट की सराहना की है और कहा है कि ये सबको जोड़ने वाला बजट है। सबको जोड़ने वाला बजट है और जो छूटेंगे उनको भी कैसे जोड़ा जाएगा उसके लिए भी आने वाला समय में काम करेंगे। हेमंत सरकार ने दूसरी बार बाल बजट पेश किया है। बाल बजट के लिए
9,411 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र से अपना पैसा लेकर रहेगी। उन्होंने इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने की भी बात कही। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन की रिपोर्ट। इधर बजट पर मिलीजुली प्रक्रिया सामने आ रही है। सत्ता पक्ष ने बजट की सराहना की है, वहीं विपक्ष ने बजट को दिशाहीन करार दिया है। बाबूलाल मरांडी ने बजट को खोखला और घिसा पिटा करार दिया है। साथ ही कहा है कि बजट में दूरदर्शिता का अभाव है। वहीं चंपाई सोरेन ने बजट को बड़ा लेकिन अंदर से खोखला बताया है। देखिए रिपोर्ट। वित्त मंत्री ने 1,45,000 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया। बजट का आकार पिछले बजट से करीब 13% ज्यादा है। वित्त मंत्री ने 7.5% आर्थिक विकास दर की संभावना जताई है। बजट में सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा फोकस दिया गया है। सत्ताधारी पार्टी के नेता और मंत्री इस बजट को बेहतरीन बता रहे हैं। उनका कहना है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट ने 1,45,000 करोड़ के इस बजट में सोशल सेक्टर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हुए सरकार ने अपने राज्य के गरीबों और वंचितों और अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में सबसे अधिक सोचा है और सबसे ज़्यादा उस पर काम करने का विचार किया है। झारखंड हित का बजट रहा और झारखंड में तमाम शोषित पीड़ित जनता, यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, सभी लोगों का हित में अब वह बजट माननीय वित्त मंत्री रखे। लोगों में कितनी उत्साह है, कितनी खुशियां हैं इस बजट को लेकर। सभी सेक्टर में ध्यान रखा गया है। सभी विभागों में ये आंकड़ा लगाया जा रहा था कि मैया सम्मान के तहत हमारा राशि चला जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं थैंक्स दूंगा मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमें डर लग रहा था कि हमारा विभाग का ही पैसा कट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि श्री हेमंत जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिस प्रकार लगातार लगभग 60-65 दिनों से पूरे लोगों से राय मशविरा कर जो बातें यहां छाट कर लाई गई वो अद्भुत है। वो बहुत ग्लोरीफाइड भी है। पूरे राज्य की जनता की ओर से हम लोग इस बजट को लेकर बहुत आशान्वित हैं और इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। झारखंड के बजट को विपक्ष ने दिशाहीन बजट करार दिया है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने इसे बड़ा लेकिन अंदर से खोखला बताया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बजट में किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया है। एक कहावत है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खाजो। तो इतना बड़ा दिखता है, उससे क्या नहीं, लेकिन अंदर में कुछ है नहीं उस बजट में। वही घिसे पेटी है, पुरानी बात है। ना आदिवासी हित में है, ना मूलवासी हित में, ना दलित हित में है। सिर्फ है, कोई झारखंड के कुछ होने वाला नहीं है। हर चीज में फेल है, इसमें भी कोई किसी को उन्नति होने, लाभ होने वाला नहीं है। ये बड़ा ढोल जैसा दिख रहा है ना, बहुत बड़ा है, भीतर में खोखला है। बजट पेश की जा रही है, इसमें सभी लोगों के लिए कुछ होगा। अबुआ बजट नाम दिया गया है, लेकिन सच्चाई बताए, बजट का नाम पिछुआ बजट होना चाहिए था। ये जो बजट आया, इस बजट में युवाओं को काफी उम्मीद थी, इस बजट में किसान को काफी उम्मीद थी। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने एक सरकार को चुना और एक विश्वास के साथ चुना, आज उनके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। जेडीयू ने भी बजट को सामान्य बजट बताया है। सरयू राय ने कहा कि सिर्फ घोषणाओं की सूची है, लेकिन आर्थिक स्थिति का कोई विश्लेषण नहीं। ये आंकड़ों का पुलिंदा है और घोषणाओं की सूची है। वैसे ही यह भी एक बजट है जिसमें घोषणाओं की सूची है, मगर आर्थिक स्थिति का कोई विश्लेषण नहीं है कि इस साल जो बजट पिछले साल पेश हुआ था, 31 मार्च को जब साल अंत होगा तो कितना संतोषजनक उपलब्धि है, कितना इन्होंने पिछले साल खर्च किया है। वही मशीनरी है, पिछले साल खर्च नहीं हुआ तो आप बढ़ाकर आंकड़े दे दीजिएगा तो न खर्च होगा न आमदनी होगी। वहीं बीजेपी ने बजट लीक होने का गंभीर आरोप लगाया है।
प्रतुल शाहदेव ने पूछा कि कांग्रेस को बजट के बारे में पहले से कैसे जानकारी थी। उन्होंने सीएम से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। क्या झारखंड का इस वर्ष का पेश किया हुआ बजट लीक कर गया था? मुख्यमंत्री जी और सरकार को इस बात पर जवाब देना चाहिए। ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने एक दिन पहले ही सारे अखबारों में बयान देकर ये स्पष्ट कर दिया था कि जो बजट का आकार है वो 1,45,000 करोड़ होगा। वो यही नहीं रुके थे, उन्होंने तो ये भी बता दिया था कि किन चीजों में कर यथावत रहेगा, किन में बढ़ेगा, आकार क्या होगा, विभागों का आकार क्या होगा। तो ये बातें कैसे पता है एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता को, क्योंकि वित्त विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी हफ्तों तक जिस समय वो बजट बनाते अपने घर नहीं जाते, बेहद गोपनीय होता है। फिर इसकी जानकारी उनको कैसे हो गई? तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पूरे प्रकरण की एसीबी या सीबीआई जांच कराए। बजट में कई नई घोषणाएं की गई हैं। सामाजिक क्षेत्र के अलावा ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस है, लेकिन विपक्ष इसे दिशाहीन बता रही है, जबकि सत्ता पक्ष बजट की सराहना कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन की रिपोर्ट। तो आज सदन में हेमंत सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया, लेकिन इस बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां सत्ता पक्ष इस बजट की सराहना करता नहीं थक रहा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे दिशाहीन बजट बता रही है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, हम अपने गेस्ट पैनल से आपका परिचय कराएंगे। आज सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह बजट 1,45,400 करोड़ का है। विशेष फोकस वेलफेयर स्कीम पर रखा गया है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और बात हो रही है कैसे पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड का विकास हो। जहां एक तरफ इन तमाम बिंदुओं पर सत्ता पक्ष इस बजट की सराहना कर रहा है, विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि जहां एक तरफ देखने में यह बजट तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन अंदर से यह बजट खोखला है। बजट लीक होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्या है पूरा मामला, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। कैलाश यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ गए हैं। कैलाश जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। ऋषिकेश जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ गए। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। रुक कर लेते हैं सबसे पहले विपक्ष का, चूंकि कई सवाल उठाए गए हैं। जहां एक तरफ इस 1,45,400 करोड़ के बजट को सत्ता पक्ष समावेशी बजट बता रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है। आप लोग इसे महज बड़ा बजट बता रहे हैं, क्या है कारण? देखिए आयुष, सबसे पहले बजट किसी भी राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। उसी के आधार पर एक संरचना, एक पूरा खाका खींचा जाता है कि अगले एक वर्ष में सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, सरकार किस तरफ जाएंगी। और बजट बनाने की जो प्रोसेस है ना, वो बहुत लंबे समय से बहुत गोपनीय रहती है। कहते हैं अंतिम 7-8 दिनों में जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, कर्मचारी हैं, वो कोई घर नहीं जाते, उनके रहने की व्यवस्था वहीं की जाती है। इसके पीछे का लॉजिक आयुष ये है कि राज्य सरकार अगर निर्णय लेती है कि हम 2% टैक्स भी बढ़ाने जा रहे हैं सिगरेट्स पे या कोई भी चीज़ पर, शराब पर कुछ बढ़ाने जा रहे हैं, तो होर्डिंग शुरू हो जाती है, जमाखोरी शुरू हो जाती है और फिर बड़े दामों में भेजा जाता है। तो बजट को इसलिए गोपनीय रखा जाता है कि अगर कोई जानकारी पहले अगर लीक कर जाती है तो ये बजट की फिर जो सैंक्टिटी है, बजट का इंपॉर्टेंस है, वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। मैंने कहा ना कि हफ्ते भर तक कर्मचारी अधिकारी दिन रात वही रहते हैं, विशेष व्यवस्था होती है। और ये कोई नई बात नहीं, ये हमेशा से चलता रहा, क्योंकि सरकार का एक छोटा से छोटा निर्णय करोड़ों और अरबों का फायदा और नुकसान कंपनियों को करा सकता है। हमारा बड़ा प्रश्न आज है, हम माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी से जानना चाहते हैं 2-3 चीजों को। एक तो कि कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, मैं आपको स्क्रीन में वो पेपर का मैंने नाम भी नहीं लिखा है, वो मैं कटिंग दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने कल बयान दिया था, सारे अखबार पत्रों में, समाचार पत्रों में वो प्रमुखता से छपा। अगर इसको आप जूम करके देख लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका था कि 1,45,000 करोड़ का बजट पेश होने की संभावना हो सकता है बजट, और उसके बाद क्या हुआ, 1,45,000 करोड़ का ही, 400 करोड़ का ही बजट पेश हुआ। तो अखबार जहां 1,50,000, 1,60,000, 1,65,000 का आंकड़ा लगा रहे थे, इनको कैसे पता था? उससे महत्वपूर्ण चीज
इनके बयान में दिया हुआ है कि कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाएगा, ना आम व्यक्तियों पर ना किसी वस्तु पर। ये इनको इतना टेक्निकल डिटेल कैसे पता था? यानी कोई भी उपभोक्ता वस्तु पर सरकार नया टैक्स नहीं लगाने जा रही है, इनको पता था। और हुआ भी वही, 1,45,400 करोड़ का बजट हुआ, कोई ऐसा नया टैक्स नहीं हुआ। तो यानी ये जो बजट की सैंक्टिटी थी, वो एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता जो एक निजी व्यक्ति है, जिनका सरकार से कोई संबंध नहीं है, उनको कैसे पता? और ये भी कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं इसके ज्ञान के लिए कि वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता है, माननीय वित्त मंत्री जी भी कांग्रेस के। हम मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मांग की है कि इसकी एसीबी से जांच कराएं। एसीबी से नहीं संभव लगता है तो सीबीआई से जांच कराएं, क्योंकि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हो सकता है, यानी हाथी की पूंछ हो सकती है। हो सकता है बहुत सारी जानकारियां हो बजट की जो बाहर निकल गई हो भाई, लेकिन ये स्पेसिफिक जानकारी कि इतने का बजट हो सकता है और इन चीजों पे जो टैक्स है वो यथावत रहेगा, ये आकलन नहीं है ये कि टैक्स जो यथावत रहेगा, ये स्टेटमेंट है कि टैक्स यथावत रहेगा। तो ये कैसे इनको पता था? यानी जितने भी लोग थे वो पहले से तैयार हो गए कि साहब कोई टैक्स नहीं बढ़ने वाला, कोई इस तरह से करने वाला नहीं। तो यानी ये करोड़ों अरबों का एक छोटे छोटे चेंजेस से जो फर्क पड़ता है, ये बजट के दस्तावेज पहले से कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता को कैसे पता था? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बात है। जब बजट बनता है ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं जाते हैं कहीं घर अपने कई दिनों तक। तो ये उसके बावजूद इस तरीके का आकलन करना, सिर्फ बजट के आकार को लेकर विभागों को क्या राशि मिलेगी, किस पे फोकस रहेगा, वो सारा करते के साथ कि टैक्स नहीं बढ़ने वाला, ना वस्तुओं पे ना आम आदमी पे, ये कैसे इन्होंने बता दिया? तो ये आयुष बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि अगर बजट के पहले सरकार से जुड़े एक बड़े दल के प्रवक्ता का, मुख्य प्रवक्ता का ये बयान आता है, तो ये निश्चित तौर पर ये बहुत ही आपत्तिजनक है। चलिए जवाब ले लेते हैं इसका। आएंगे प्रतुल जी आपके पास, आपने गंभीर सवाल उठाया है, रुक कर लेते हैं। कांग्रेस का हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी, आप लोग बजट की सराहना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से गंभीर सवाल उठाया गया। ये पूछा गया है कि आपके पार्टी के प्रवक्ता को माइन्यूट डिटेल्स, तकनीकी जानकारी कहां से थी? एक आंकड़ा पेश किया गया था और अनुमान नहीं, बकायदा वो स्टेटमेंट दे रहे थे। सवाल ये पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि क्या बजट लीक हो गया था? आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी आज जो ऐतिहासिक बजट आया है उसको देख करके हताश है, और हताश होने के बाद कई छोटे मोटे सवाल उठा रहे हैं, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल। राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता और राजनीतिक दल हमेशा आकलन लगाते हैं कि पिछला बार बजट 1,28,900 करोड़ का था, तो हर कार्यकर्ता नेता अनुमान लगाता है कि 1,45,000 का होगा, करोड़ का होगा, 1,50,000 करोड़ का होगा, और उनका जुबान पर सरस्वती होगा, वो हो गई। दूसरी बात, कर की जहां तक बात है, ये बहुत छोटा बात बोल रहे हैं। जब से सरकार बनी है, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री और झारखंड सरकार के कई आला अधिकारी जो मंत्री मंडल में शामिल हैं, वो भी लगातार कहते आ रहे हैं कि यह सरकार जनता की सरकार है और जनता पर किसी तरह का कोई कर हम लोग नहीं लगाएंगे, और बिना कर लगाए बजट लाएंगे ताकि जनता पर किसी तरह का बोझ न पड़े। मैं बताना चाहता हूं आयुष जी, आज के बजट पर महागठबंधन की सरकार जब दोबारा चुनी गई, चुनने के बाद पहला बजट था और ऐतिहासिक बजट था, और यह बजट जनता को समर्पित बजट था। बजट में गरीब, आम आवाम, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाओं को ध्यान में रख करके यह बजट बनाया गया और दिखाया गया कि राज्य की जनता ने जो सरकार चुनी है, वो सरकार राज्य की जनता के लिए चिंतित है। पिछला बार से इस बार 15,000 करोड़ बजट ज्यादा आया आयुष जी, यानी 13% ज्यादा बजट आया। यह दिखाता है कि राज्य की सरकार पिछले 5 वर्षों से जिस तरह से काम कर रही है, राज्य लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। 2019 तक कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही आयुष जी। पटरी से विकास की पटरी से उतर चुकी थी झारखंड की जो अर्थव्यवस्था थी। अभी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसमें साफ साफ बताया गया है कि झारखंड का आर्थिक विकास दर 7.7% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 9% से ऊपर चला गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, बेरोजगारी दर घट रहा है। तो यह दिखा रहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार पिछले 5 वर्षों से जन कल्याणकारी नीति ला करके, जन कल्याणकारी नीतियों को कार्यान्वयन करके जो जनता के लिए काम कर रही है, इसलिए झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का सुधार हो रहा है। साथ में भारतीय जनता पार्टी
जब से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू हुआ है तब से लगातार बोलते आ रही थी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान 2 महीना में बंद हो जाएगा, 4 महीना में बंद हो जाएगा। जब हम लोग घोषणा किए कि हम लोग 2500 रुपया देंगे तो ये लोग का कहना था कि ये लोग 2500 नहीं देगा, झूठ बोल रहा है। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने सरकार बनने के बाद 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं को देने का काम किया और इस बजट में 13,363 करोड़ रुपया मैया सम्मान के लिए दे दिया गया ताकि प्रत्येक महीना 2500 रुपया झारखंड की महिलाओं को दिया जाए। चलिए और आयुष 10 सेकंड और लूंगा। और जिस तरह की अफवाह भारतीय जनता पार्टी लगातार बजट पर फैला रही थी, आज बजट पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता और प्रवक्ता हताश हो चुके। ये जनता की सरकार जनता के लिए इस तरह का बजट लाई है, इससे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। चाहे आप देखेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में हुंड्रू, नेतरहाट, दसम में बिल्कुल आएंगे, पर्यटन पर भी बात करेंगे हम लोग, अन्य विभागों पर भी बात करेंगे कितना आवंटन हुआ है और साफ तौर पर इस पर भी बात किया जाएगा कि जन कल्याणकारी मुद्दों को लेकर विपक्ष क्या कह रही है। हम लौटेंगे आपके पास ऋषिकेश जी, जल्दी बात पूरा करें। प्रतुल जी, मैं 20-25 सेकंड लूंगा। देखिए, मूल बात अभी भी ये नहीं हुआ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कैसे एग्जैक्ट तुक्का लगा दिया कि 1.54 लाख का। नहीं, मुझे बोलने देना आयुष, उनके तरफ से आप जवाब ना दे। देखिए, अच्छा डिस्कशन चल रहा है, बजट पे टोका टाकी भी नहीं होनी चाहिए। 1,45 करोड़ का बजट होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, और कांग्रेस के वित्त मंत्री ने उतने ही का बजट पेश किया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा आम आदमी पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए, ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं लगाती, ये मान लिया। किसी भी वस्तु पर, लग्जरी आइटम पर भी टैक्स नहीं बढ़ेगा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को कैसे पता था? किसी भी वस्तु में सस्ती से लेकर लग्जरी आइटम आती है। और क्या आपने कंपनियों को एक नई मौका दे दिया? आपने बजट के डिटेल्स लीक कर दिए कि साहब किसी आइटम पर टैक्स नहीं बढ़ेगा। ये बेहद आपत्तिजनक है और ये तुक्का नहीं था, कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान था जो सारे अखबार में छपवा, आकलन नहीं लीक हो गया, बयान था। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। ऋषिकेश जी, जल्दी जवाब पहुंचाने के लिए किया, जल्दी जवाब दे ऋषिकेश। मैं बता दूं कि झारखंड बोले झारखंड सरकार जिस दिन से दोबारा बनी है, हमने वादा किया है झारखंड की जनता से, ये सरकार किसी भी तरीका से आप पर 1 रुपए का भी बोझ नहीं आने देगी। और हमने आज पूरा करके दिखाया। और ये कांग्रेस का कहना है बात का बतंगड़ बनाया झारखंड की जनता पर 1 भी रुपए का वित्तीय अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। आएंगे प्रतुल जी। पर नहीं लगाएंगे, पर कंपनियों पर नहीं लगाएंगे, ये पहले क्यों बता दिया? जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। प्रतुल जी, लौटेंगे, आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। आपने इस बजट को लेकर आपने यानी जनता दल यूनाइटेड ने आपत्ति दर्ज की है, कहना है कि बजट बड़ा है लेकिन अंदर से कुछ नहीं है, दूरदर्शी बजट नहीं है। कहां खामियां आपको नजर आ रही है? देखिए, जैसा कि पार्टी के विधायक आदरणीय सरयू राय जी ने भी कहा कि घोषणाओं का बजट है, आर्थिक विश्लेषण बजट में नहीं किया गया है। और पिछले बार जो बजट पेश हुआ था वो कहां तक उसका संतोषजनक क्या उपलब्धियां रही, इस पर कोई फोकस नहीं किया। और आज जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो बजट आया है वो बेहद निराशाजनक है। और ये अबुआ नहीं बबुआ बजट मुझे लगता है कि है। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो बजट आया है, पिछले वर्ष के अनुपात में 13% अधिक बजट आया है। बावजूद आप देखेंगे आयुष की जो युवा वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, जिनकी अच्छी आबादी है, उनके लिए इसमें कोई खास देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी और जो कांग्रेस के प्रभारी पूर्व प्रभारी जो मीर साहब ने घोषणा की थी कि हम लोग 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, उस योजना का भी यहाँ कहीं जिक्र तक नहीं है, कहीं कोई चर्चा तक नहीं है कि वो हम कब देंगे। और आज शायद मीडिया के लोगों ने उनसे जब ये पूछा है वित्त मंत्री जी से कि वो 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात थी, उसका क्या हुआ, तो उन्होंने शायद जवाब दिया है कि वो अगले वित्तीय वर्ष में सरकार देखेगी। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जी हाँ, इसमें कोई आकलन आपको जैसे होता है कि बजट में राज्य में कैसे गरीबी मिटेगी, राज्य में भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, महंगाई कैसे दूर होगी, इन सभी पर कहीं कोई खास प्लान हम लोग को देखने को नहीं मिला। और पूर्ण रूप से अगर आप देखिएगा तो खाली घोषणाओं का बजट रह गया, कुछ विशेष इसमें सरकार के द्वारा कुछ नया हम लोग को देखने को नहीं मिला। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा, मैं भी उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि यह बजट पहले लीक हो गया। और ये कैसे लीक हो गया? आखिर किसी पार्टी के प्रवक्ता को ये कैसे पता चल सकता है कि 1,45,000 करोड़ का ही बजट होगा? ठीक है, सरस्वती बैठ गई उनके जुबान में, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, लेकिन और लोगों के जुबान में सरस्वती क्यों नहीं बैठी? ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उन्हीं के जुबान में
मैंने अच्छे से जिस debate हो पार्टी रहा है, के सबको वित्त बोलना है। मंत्री पेश कर रहे हैं बजट, उन्हीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के जुबान में सरस्वती बैठ गई, ये भी बहुत बड़ा कंपनियों पे आश्चर्य की टैक्स बात नहीं बढ़ेगा, है। सागर, कोई ये भी। कंपनी पर टैक्स भी नहीं लगा। ये कैसे और बढ़ अभी गया? जो प्रतुल भैया ने बताया कि इसकी जांच होनी चाहिए, मुझे तो लगता है कि जांच तो हो, लेकिन एफआईआर अविलंब एक दर्ज हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अविलंब एफआईआर दर्ज होकर उसके बाद आगे जांच हो। कहां से लीक हुआ ये जानना चलिए, जरूरी है। सवाल लगातार ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार बजट लीक कहां से हुआ। एग्जैक्ट आंकड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से बजट से पहले जो पेश किया टैक्स का गया कंपोनेंट भी। और साथ ही कर के मामले में जो तकनीकी जानकारियां दी गई, इस पर कंपनियों सवाल से उठ रहा है। संबंधित। कंपनियों से संबंधित भी कई सवाल उठाए गए हैं, इस पर भी हम जवाब लेंगे और साथ ही जवाब लिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को कई ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतर रहा है। हम राष्ट्रीय जनता दल से जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और अतिथि जुड़ेंगे, हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। तो हमारे साथ गेस्ट पैनल में अर्थशास्त्री ज्योति प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष के बयानों पर सवाल जवाब चलता रहेगा। फिलहाल इस बजट को अर्थशास्त्री कैसे देख रहे हैं यह भी जान लेते हैं। ज्योति जी, 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया गया, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? कहां आपको लग रही कमियां हैं और किस दिशा में यह बजट उम्मीदों पर जनता के खरा उतरेगा, यह भी बताएं। नमस्कार। आवाज जा रही है मेरी? जी बिल्कुल। हेलो। संपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण से अगर इस बजट को आप देखें तो जो प्रपोज्ड आइटम्स हैं और उसके अगेंस्ट में जो एलोकेटेड फंड है वो जो देखने से प्रतीत होता है कि 1,45,000 करोड़ रुपए में सबसे अधिक, अगर हम 100 पैसे माने तो 17 पैसे सोशल वेलफेयर और इसके बाद एजुकेशन 12 पैसा आवंटित किया गया है, प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है। और जितना मैक्रो वेरिएबल्स हैं, विकास के जितने समष्टि जो कारक हैं, अवयव हैं, उस पर बात की गई है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे इनकम जनरेशन की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो। इन्वेस्टमेंट पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, ये सारा प्रस्तावित है। लेकिन ये धरातल में पहुंचने के लिए वास्तव में ये इनको फाइनेंशियल जो कहते हैं विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का सहारा लेना पड़ेगा, इनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि आप जो डेफिसिट होगा, फाइनेंशियल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, वो इन लोगों ने रखा है 2.02%, वो 3% के नीचे आदर्श है। इसके बावजूद इनको वित्तीय प्रबंधन की ओर जाना पड़ेगा, वो सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेलफेयर स्कीम में 17.47, एजुकेशन पे आप 12% की का प्रस्तावित आपका राशि है, तो आपको आपको राशि को टैक्स के माध्यम से, बोरोइंग के माध्यम से आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो सारे आयामों को तो छुआ गया है, लेकिन कुछ पहलुओं को मेरे विचार से, जैसे शिक्षा पे 12 पैसा खर्च करने की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके 5 विश्वविद्यालय, नए लॉ कॉलेज की बात हो रही है खोलने की, लेकिन वहीं पर आप एक जगह मिस कर रहे हैं कि आप जो ह्यूमन फोर्स है एज अ टीचर, अपॉइंटमेंट बहुत दिनों से नहीं हुआ है, बहुत दिनों से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कहां से दे पाएंगे? बिकॉज ग्रोथ विदाउट क्वालिटी इज नॉट नोन एज रियल ग्रोथ। तो आप एक तरफ बता रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम पॉवर्टी की बात करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें, तो हमारा राज्य अभी भी बहुत पिछड़ा है। पर कैपिटा इनकम में भी हमारा राज्य अन्य राज्यों की तुलना में बहुत नीचे है।
बहुत सारे आयाम है जिनको छोड़ा गया है, जैसे झारखंड जैसे क्षेत्र में, झारखंड जैसे राज्य में जहां पर माइनिंग जो हमारा है वो रेवेन्यू का प्रमुख स्रोत है, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप देखिए इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज पे मात्र 1.9% का एलोकेशन फिक्स किया गया है। सस्टेनेबल ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं, तो अगर आप फॉरेस्ट पे, क्लाइमेट चेंज को पे या फिर आप इस तरह के जो बातें हो रही हैं उस पर आप खर्च नहीं करते हैं तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। उसी तरह फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा में हमारा एक्सेस, अवेलेबिलिटी या फिर न्यूट्रिशनल फूड वो जरूरी है, जो आज भी हमारा फूड सिक्योरिटी के मामले में झारखंड बहुत पीछे है। तो प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, अगर इसमें सरकार अमल करती है तो मनसा अच्छी लग रही है, मनसा अच्छा है, इसके लिए उनको बिल्कुल। ज्योति जी लौटेंगे आपके पास। तो सीधे तौर पर एक अर्थशास्त्री इस बजट को ऐसे देख रहा है कि बजट तो अच्छा है और जिस दिशा में इस बजट को लाया गया है राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए वित्तीय सुप्रबंधन की जरूरत पड़ेगी। सीधे तौर पर शिक्षा विभाग की अगर बात कर ले, शिक्षा के दिशा में 12% अगर पैसा खर्च हो रहा है तो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी सरकार को सोचना होगा। रुक कर लेते राष्ट्रीय जनता दल का। तमाम विपक्षी जो है आप पर आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ इस बजट को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, अंदर से यह बजट खोखला। सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने भी सवाल उठाया है कि किसानों के लिए, युवा वर्ग के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। कैलाश जी देखिए, विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना ढोलक बजा रहा है। सरकार को मजबूत जनादेश मिला है और सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को साधुवाद देते हैं और पूरा मंत्री परिषद समूह को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने जो है समन्वय बनाकर एक ऐतिहासिक बजट में समर्थन देने का काम किया है। देखिए, अत्यंत ही जन कल्याणकारी बजट है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग विपक्ष को देख चलेंगे तो राज्य का विकास नहीं होगा। विपक्ष ने 25 साल में 18 साल शासन किया है, ये इतिहास के पन्नों पर लिखाया है। और इन्होंने जो पिछले बार मोमेंटम के नाम पर हाथी उड़ाने का काम किया था, ये सरकार हाथी नहीं उड़ा रही है, ये सरकार जमीन पर काम कर रही है। सरकार ने 7 मेडिकल कॉलेज खोलने का घोषणा किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। 6 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में, ये सब सारे क्षेत्रों में बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। महिला हो, विकलांग हो, सबको, दिव्यांग हो, सबको मदद करने का काम किया है सबका। तो इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए थी। आप केवल उसका नखुश निकालते रहिएगा तो इससे नहीं होगा। सकारात्मक, हम बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाने की आदत डालनी पड़ेगी। 2/3 बहुमत मिला है, सरकार को काम करने के लिए मिला है, ना कि आपके बातों में फंस के जवाब देने के लिए मिला है। आप सवाल उठा रहे हैं बेमतलब का कि लीक हो गया, क्या लीक हो गया? आप हर चीज निकालते रहते हैं। अरे कोई अनुमान लगाया, कोई संभावना व्यक्त किया गया, संजोग से वो आ गया तो आ गया, तो आपके ऊपर अगर प्रमाण है आप उस पर जाके FIR कीजिए। क्रिमिनल केस किसी कौन रोकता है? आप इसके लिए दिन भर ढोलक बजा रहे हैं उस समय से, ये हो गया। आप बजट को डाइवर्ट, जो इतना अच्छा डिबेट आज होना चाहिए बजट पर, सरकार ने इतने ऐतिहासिक जो है कि निर्णय लिया है, इस पर ताली सब लोग थपथपा रहे। अर्थशास्त्री हमारे ज्योति बाबू बता रहे थे, उन्होंने भी सराहना किया। तो इसके तरफ देखने की बीजेपी और विपक्षी साथियों को कोशिश करना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन सरकार के साथ में आपकी भी उतना ही दायित्व बनती है जितना हमारा दायित्व बनता है। तो आप 10 कदम आगे बढ़ने की ओर सोचिए। राज्य 25 वर्ष में केवल यही सब करते रह गया है। जब सरकार को कुछ करने की मौका आया है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, मेरा मानना है। दूसरा चीज है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जितना आगे अपना कदम बढ़ाया है, एक काबिल तारीफ है। मैया सम्मान योजना के लेकर तरह तरह का सवाल उठाया जाता था। मैया सम्मान योजना का बजट आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है कि बजट देने का काम, ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में गांव का विकास कैसे हो, सुदृढ़ विकास कैसे हो, समृद्ध विकास कैसे हो, कैसे चौमुखी विकास पूरे राज्य का जाए, इस पर फोकस किया गया। तो ये वार्षिक बजट है, अभी 5 साल के लिए सरकार बना है, 1 साल के लिए नहीं बना है। बहुत सा चीज जो छूटा है जो अगले वित्तीय वर्ष में भी आएगा और सरकार उसकी योजना बना रही है।
सरकार समय दर समय काम करते रहेगी, वो आपको देखना है। चलिए, ये वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि हम 5 साल तक काम करेंगे और जनता के हित में काम होगा। हर साल बजट आएगा तो वो चहुमुखी विकास का बजट होगा। हम विपक्ष से इस पर जवाब लेंगे। आज सदन में बजट पेश किया गया। सत्ता पक्ष इस बजट को चहुमुखी विकास का बजट बता रही है। विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए। रुक कर लेते हैं विपक्ष का। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए। प्रतुल जी, कुछ बिंदुओं पर अगर गौर किया जाए सीधे तौर पर तो 2029 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। 17% जो पूरे बजट का वेलफेयर स्कीम में खर्च करने की बात है, 12% जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने की बात है। फिर भी आपको इस बजट से नाउम्मीदी क्यों है? देखिए आयुष, बजट पे बात करेंगे, अब तकनीकी डिटेल्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से कहता हूं कि ये बहुत ही गंभीर और संगीन चीज है। 25 वर्षों में झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट के लीक होने की आशंका हुई है। इनका कहना था कि उन्होंने आकलन किया। साहब, कंपनियों के लिए कैसे आकलन कर दिया कि कंपनियों का टैक्स नहीं बढ़ेगा, और वही हुआ, कंपनी बेनिफिट हुई ना साहब। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, बजट में सबसे पहले मैया सम्मान योजना, सबको अच्छे से बोल रहे, अच्छा डिबेट चल रहा, मैं भी नहीं टोक रहा हूं किसी को। देखिए, 13,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का इन्होंने मैया सम्मान योजना में प्रस्ताव किया है बजट में। चलिए, इनके फ्लैगशिप योजना थी जो काम नहीं करने के बावजूद भी ये दोबारा जीत कर आए थे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण में से एक मैया सम्मान योजना थी। लेकिन आयुष, प्योर मैथमेटिक्स, 57 लाख महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलता है। 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राशि 1700 करोड़ होती है। तो माफ कीजिएगा, 17,000 करोड़ होती है। तो ये 13,000 करोड़ का क्यों प्रावधान किया गया? ये 4,000 करोड़ क्यों गैप? उसके अतिरिक्त एक महीने में करीब करीब 1300-1400 करोड़ खर्च होती है ये राशि अभी के हिसाब से। ये 3 महीने का भुगतान नहीं हुआ तो उसका 4200 करोड़ का क्यों प्रावधान नहीं किया गया? यानी 17,000 और 4200, 21,000 करोड़ का जिस मैया सम्मान में प्रावधान करना चाहिए था इनको, आज से लेकर अगले वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक इन्होंने मात्र 13,000 किया। आधा की आयु समझ रहे हैं ना, ये 57 लाख महिलाओं की संख्या घट के ये 28 लाख करने वाले हैं, तभी इन्होंने बजट में प्रावधान नहीं किया। आंकड़े बोलते हैं ना साहब, 57 लाख के हिसाब से 17,000 करोड़। समाप्त कर दीजिए, अच्छे से डिस्कशन हो रहा है। देखिए, अब आपने एक बड़ा अच्छा बात बताया, सरकार ने कहा 10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बनाएंगे 2030 तक। तो अब आप सरकार का मौजूदा ग्रोथ रेट शायद 7.1 या 7.2% है। ये 15% के रफ्तार से अगर आपका ग्रोथ रेट होगा तब जाकर आप 2030 में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप तो 7.1 पे डबल कैसे कर लेंगे इस ग्रोथ रेट को? ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा बात जो है, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं इसी बजट के पेपर से, कि इन्होंने सोशल क्षेत्र में 62,840 करोड़ का प्रावधान किया। साहब, मैया सम्मान योजना, बुआ आवास, तमाम, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्षेत्र है उसमें 44,675 करोड़ का प्रावधान किया, यानी उसकी राशि घटा दी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। यह क्यों किया साहब? आप जब तक एक्टिविटीज नहीं बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ग्रोथ कहां से आएगा? और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा बता रहा हूं कि इस सरकार ने ये कृषि ऋण माफी योजना थी इनकी, इन्होंने क्या कहा था? देखिए, झारखंड का पहले आंकड़ा जान लें। 14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर है झारखंड में रजिस्टर्ड, और 37 लाख किसान जो है वो रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। सरकार ने एडमिट किया कि जो हमारी योजना 2020 से चल रही है उसमें मात्र 4 लाख किसानों को ऋण माफ किया गया, सिर्फ 769 करोड़ का। तो कहां 37 लाख का लक्ष्य इनको निर्धारित करना था? 5 वर्ष में ये सिर्फ 4 लाख पे पहुंचे हैं, यानी 9वां हिस्सा, 12% अभी तक सिर्फ किसानों का ऋण माफी हुआ। यह सरकार का इतना खराब क्यों? और दूसरी बात जो थी ना, 19,000 करोड़ का कैग की रिपोर्ट में आया था कि 19,000 करोड़ से ज्यादा का सरकार ने अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं दिया है, यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया। 19,000 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा नहीं है सरकार के पास, ना बिल जमा हुआ है, ना यूटिलिटी सर्टिफिकेट दिया है। तो 19,000 करोड़ का क्या, जो पिछले वित्तीय वर्ष में इन्होंने खर्च किया लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब आप ये देखें कि सरकार को जो जीडीपी और जीएसडी के डीपी के बीच के हम डिफरेंस में जाएंगे तो वो भी बहुत ज्यादा है। सर, राजकोषीय जो घाटा है वो 27-28% के आसपास है, जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का हिस्सा है। यानी जो आपका ये एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपका रेवेन्यू कलेक्शन, उसके में 27-28% का गैप जो है वो कतई शोभनीय नहीं है, इसको आपको कम करना चाहिए। सरकार फिस्कल डिसिप्लिन लाए, और ये फिर से 1,36,000 करोड़ के रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, जो हम चर्चा
चर्चा कर चुके हैं कॉमन कॉज और माडा वर्सेस सेल के जजमेंट में कि राज्य सरकार कमेटी भी बन गई है, वो अप्रैल 2026 से वो उसका तय होगा। इस वित्तीय वर्ष में ये कहाँ आती है? तो सरकार का पूरे तरीके से जो बजट है ना वो एक्सपोज्ड है। किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं कि सिर्फ से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, रोजगार सृजन कर देंगे। साहब कहां आपने बात की? 10 लाख रोजगार का कोई रोड मैप जारी किया? मुख्यमंत्री जी ने कहा था रोजगार को लेकर बात उठाया है, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं। ऋषिकेश जी, जब भी हम बजट से पहले सत्ता पक्ष के नेताओं के पास जाते थे, 7 गारंटियों को लेकर सवाल पूछते थे, तो आप लोगों की ओर से अक्सर ये जवाब आता था कि जो बजट आएगा उसमें 7 गारंटी का समावेश होगा। दिखाएं जनता को कहां है 7 गारंटी का समावेश। आयुष जी, जब चुनाव हो रहा था तो महागठबंधन की तरफ से हमने 7 गारंटी दिया जी कि हमारी सरकार आएगी तो 5 वर्षों में 7 गारंटी को हम पूरा करके दिखाएंगे। तो जब 2029 का चुनाव आएगा उससे पहले 7 गारंटी हम जनता को देंगे। भारतीय जनता पार्टी 3 महीना में ही सारा गारंटी खोजने लगा। भी तो मैया सम्मान योजना का गारंटी पूरा हो गया, उस पर भी गलत आंकड़ा दिया जा रहा है कि इस जो 3 महीना अनुपूरक बजट आया था उसमें 3 महीना का राशि दिया गया था, और नया फाइनेंशियल बजट जो आया है 2025-26 का, उसमें 13,363 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो मैया सम्मान की राशि ये चाहते हैं कि न मिले, लेकिन महागठबंधन की सरकार महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति प्रतिबद्ध है और देगी, और लगातार 5 साल में देगी। और ये देखिएगा कि इनके सीने पर जलन लगातार होते रहेगी। फिर ये किसान ऋण के बारे में गलत आंकड़ा दे दिए। किसान ऋण 4,66,000, किसानों का 50,000 तक का ऋण माफ किया गया, और 1,77,000 किसान का 2 लाख तक का ऋण माफ किया गया। ये बताता है कि इनका आंकड़ा 4 लाख का वो भी गलत था। 1,77,000 का 2 लाख तक का ऋण माफ किया गया। फिर सुन लीजिए, 10 ट्रिलियन की जब बात हो रही है, प्रतुल जी, तो क्या सरकार जो आने वाले 5 साल में लक्ष्य रखती है, तो क्या 2 ट्रिलियन का लक्ष्य रख दें? बड़ा लक्ष्य रखेंगे तब बड़ा लक्ष्य हासिल होता है। और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जिस तरह से झारखंड की सरकार काम कर रही है, आने वाला समय में 2029-30 में 10 ट्रिलियन का इकोनॉमी हम कवर कर सकते हैं। और उसके लिए सरकार प्रयास करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रयास करेगी, सोशल वेलफेयर पर प्रयास करेगी, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, फार्मर का जो प्लान है सारा विभाग पर काम किया जाएगा। और क्यों नहीं लक्ष्य को तय कर लेंगे? चलिए, लक्ष्य तय, सरकार 5 ट्रिलियन बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सत्ता पक्ष ये कहना वक्त की पाबंदी है। अभी आप बीच में टोक दे रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, आपके पास आएंगे, वक्त की पाबंदी है। चूंकि हमारे साथ एक अर्थशास्त्री आएंगे, प्रतुल जी आपके पास 10 सेकंड, एक पॉइंट में आएंगे, फिर उसके बाद हमारे साथ देखिए ये ना मैं खाली एक पॉइंट नंबर 39 दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा 769 करोड़ का ऋण माफ हुआ है, ये बजट का है, कथनी और कथनी में अंतर है। 4 लाख आएंगे, हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, ज्योति प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। आएंगे प्रतुल जी, आपको समय दिया जाएगा, आप बिल्कुल तमाम बिंदुओं को आप दिखाइएगा, उस पर बात भी होगा। कितने किसानों बिल्कुल आएंगे आपके पास और उस पर बात भी होगी। आएंगे प्रतुल जी बाद में बोल रहा हूँ, आएंगे आपके पास। ज्योति जी का रुख करते हैं, आएंगे, देखिए झूठ पकड़ा आएंगे प्रतुल जी आपके पास, जनता ने आएंगे आपके पास, प्रतुल जी आएंगे। टेक्निकल पॉइंट आप लोगों ने उठाया है, उसके बारे में जानकारी एक अर्थशास्त्री ही दे सकते हैं, उनके पास चलते हैं। ज्योति प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, एक सवाल उठाया गया बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि साल 2030 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से हो गया, लेकिन आप लोग का आदत नहीं गया। आ रहे हैं, हम सच्चाई दिखा रहे हैं आपके पास, सजग आ रहे हैं, बराबर समय हम अर्थशास्त्री के पास जा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने से क्या होगा ऋषिकेश जी, टेक्निकल पहलुओं पर बात हो रही है तो हम उन पर जवाब ले लेते हैं। प्रतुल जी आएंगे, ज्योति जी आएंगे आपके पास भी, ऋषिकेश जी आपके पास भी आएंगे। ज्योति जी का रुख कर लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर जवाब ले लेते हैं। आएंगे प्रतुल जी
रतुल जी आएंगे आपके पास, कांग्रेस आएंगे वित्त मंत्री हैं, आएंगे आपके पास, कोई ये गलत आएंगे, बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक बातचीत होगी, राजनीतिक बातचीत होगी, तकनीकी पहलुओं पर भी बात कर लेते हैं, कोई प्रूफ हो तो दीजिए ना। तकनीकी पहलुओं पर बात करते हैं जी, कर लेते हैं हम ज्योति प्रकाश जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सवाल उठाया है, सवाल यह है कि 2029 तक, साल 2029 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर हम बात कर लें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की, जो अर्थव्यवस्था विकास दर है, क्या जिस हिसाब से हम चल रहे हैं साल 2029 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएंगे? देखिए ये स्पेकुलेटिव है, इसकी अपेक्षा की जा रही है, इट इज स्पेकुलेटेड जी। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होने के लिए संभावना अगर बनती है तो उसके लिए आपको जीएसडीपी, जो मनी वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वो मनी वैल्यू है, उसको 10 ट्रिलियन आने के लिए फेवरेबल कंजम्पशन, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट, फेवरेबल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तीनों होगा तभी संभावना बन सकती है कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा 2030 तक हो। और अगर हम इसको करेंट प्राइस पर ले, जीएसडीपी एट करेंट प्राइस, क्योंकि अभी जो है ये 7.7% मुझे लगता है ये ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस है। अगर करंट प्राइस पर लेते हैं तो नेचुरली बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होना चाहिए। अभी ये एक प्रत्याशा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको कोई नहीं कह सकता है कि नहीं हो सकता है, और ये कोई भी नहीं कह सकता है कि हो ही जाएगा। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है, इस पर भी आप जवाब दे दीजिए ज्योति जी। जिस हिसाब से जो आवंटन किया गया है राशि का, जो आवंटन किया गया है राशि का, और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, इस पर जवाब दें जी। ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, सवाल उठाया नहीं जा रहा, सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब ले लेते हैं। तो कैसे होगा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्योति जी जवाब दे इसका। क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा। जी जी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। ये डबल कैसे होगा ये पूछिए। 7.7 से 15% कैसे जाएगा? चलिए सरकार ने क्या कदम उठाया उसके लिए? इसको सरकार कुछ नहीं की। इसके लिए आपको जिसको कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट का पुश करना पड़ेगा। एक इन्वेस्टमेंट का एक घटा दिया पिछली बार से। नहीं, में जो 24-25 में है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था 32,244 करोड़। इस बार है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 34,773 करोड़। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, 2,000 करोड़ का अंतर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो अनुदान की बात की गई है, जो पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की बात कही है, वो मात्र 1,000 का वृद्धि दिखाया गया है 24-25 से 25-26 से। तो इस इन्वेस्टमेंट में अगर इतना कम इन्वेस्टमेंट का एनहांस करेंगे तो नेचुरली मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होगा, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। वो इन्वेस्टमेंट का आपको वॉल्यूम और काफी हद तक बढ़ाना पड़ेगा। हमें 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करना है तो आने वाले दिनों में हमें इन्वेस्टमेंट पर विशेष तौर पर फोकस करना होगा। तो आज बजट पर चर्चा हो रही है। 1,45,400 करोड़ का बजट लाया गया है और इस पर कई सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए। जनता दल यूनाइटेड का रुख कर लेते हैं। सागर जी एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे आपसे। आयुष बहुत ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट का हम समय लेना चाहेंगे। बजट पर हम लोगों ने पिछले बार जो मौका मिला था उसमें सारी बातों को हम लोगों ने कर दिया। एक गृह विभाग से संबंधित हम बोलना चाहते हैं कि सरकार ने पेज नंबर 41 में दिया है कि इस बार जो है केंद्रीय विशेष सहायता लगभग 100 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, और अगर वो मिल जाता है तो चाईबासा को और 4 अन्य संवेदनशील जिलों को जो है उसमें विकास के नए आयाम खड़े किए जाएंगे और उसको उग्रवाद से मुक्त कराया जाएगा। मतलब कि सरकार अपने संसाधन से कुछ नहीं करेगी, इसके लिए भी केंद्र पर उनकी डिपेंडेंसी है। फिर केंद्र को आप कहेंगे कि हमको पैसा नहीं मिलता है। आपको तो बजट में कहीं ना कहीं प्रावधान करना चाहिए था ना कि भाई उग्रवाद प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर क्या आवश्यकता है, क्या संसाधन की आवश्यकता है, उसके लिए राशि का आवंटन करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। दूसरा कि अभी देश में हम लोगों ने देखा कि भाई 4G जो है जेल जैमर खरीदने की बात हो रही है ताकि जेलों से जो है फोन पर बात नहीं किया जा सके। 5G का जमाना चल रहा है आयुष, और अब 6G पर हम लोग ट्रांसफर होने वाले हैं
और अभी 4G के आप जैमर खरीदेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें फिजूल खर्ची होगी और ये खरीदने का कोई औचित्य नहीं है। और तीसरा पॉइंट, मेरा लास्ट पॉइंट है कि सभी पर्यटन स्थलों के विकास के लिए हम लोगों ने देखा कि भाई पतरातू में ग्लास ब्रिज बनेगा और एक जगह कहीं ग्लास ब्रिज बनने की बात है, नेतरहाट के विकास की बात है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रांची के पहाड़ी मंदिर का जिक्र इसमें नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ा ऐतिहासिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर है हम लोग के झारखंड का, और इसके विकास के लिए, इसके पर्यटन के लिए, यहाँ पर्यटन की संख्या बढ़े, इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निराशाजनक है। मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं। चलिए, कई सवाल उठाए गए, कई मुद्दों पर, कई बिंदुओं पर आपत्ति भी दर्ज किया गया। कैलाश यादव जी का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से कैलाश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए। कैलाश जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। उद्योग विभाग को मात्र 486 करोड़, क्या उद्योग क्षेत्रों में विकास के लिए इतना अमाउंट काफी है? नहीं, 5000 उद्योग 585 करोड़, 486 करोड़, ठीक है, वो दिया गया है। ऐसा है कि राज्य में पिछले समय में उद्योगों का क्या हाल था, आपसे छिपा हुआ नहीं है। इन्हीं सरकार में एक ऊर्जावान, मजबूत ऊर्जापति उद्योग मंत्री आए हैं और निश्चित तौर पर जो है कि मेहनत तो कर रहे हैं बड़े पैमाने पर राज्य को विकास के लिए और इंडस्ट्री लगाने के लिए लगातार अति प्रयासरत है जी। और हमें लगता है कि आने वाले समय में उद्योग विभाग में काफी काम होगा और हमको लगता है कि इंडस्ट्री भी काफी, जब सरकार 10 मिलियन जो है कि 10 ट्रिलियन का जब टारगेट रखा है तो निश्चित तौर पर भी उद्योग भी यहाँ लगेगा, तभी जो कि सपना पूरा हो सकता है। तो सरकार सारे विभागों में, सारे क्षेत्रों में जो है कि काम करिए और सभी जगह लोगों को अपना काम में लगाया है। इसमें सरकार के सभी मंत्री अपने अपने विभागों का मजबूती से काम कर रहे हैं, आंकड़ा पेश कर रहे हैं और क्षेत्र में भी जा रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। इस सरकार में फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के मंत्री जिला जिला जाके समीक्षा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, जिला प्रशासन से, स्टेट के प्रशासन से कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं। जब आपको एक बड़ा लक्ष्य रखना है, बड़ा लक्ष्य हमेशा किसी को भी रखना चाहिए, बिल्कुल, और सरकार ने एक बड़ी लक्ष्य रखी है 10 लाख करोड़ की, तो काम करना पड़ेगा और आने वाले समय में इंडस्ट्री में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, आने वाले समय में हमारे राज्य झारखंड में बहुत विकास देखने को मिलेगा, सत्ता पक्ष का दावा है। और हमने जब सवाल पूछा कि लगातार 7 गारंटियों का जिक्र होता था, सीधे तौर पर जवाब आया है आने वाले 5 साल में, यानी साल 2029 खत्म होने से पहले, साल 2029 खत्म होने से पहले तमाम 7 वादों को पूरा कर दिया जाएगा। वक्त की पाबंदी है प्रतुल जी, वक्त की पाबंदी है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे। देखिए, बजट मुद्दा इतना बड़ा है कि हम चर्चा इस पर लगातार करता रहना चाहते हैं। वक्त की पाबंदी है प्रतुल जी। बिल्कुल, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बजट पर हो गया, पेपर लीक करने वाली सरकार ने बजट लीक कर दिया। देखिए, चर्चा जारी रहेगी। अतिथियों का धन्यवाद। बजट एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। बजट को लेकर हर कोई बात करना चाहता है। कईयों ने खामियां ढूंढी है, कईयों को ये बजट काफी अच्छा लग रहा है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ऋषिकेश जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। कैलाश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। कैलाश जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। सागर जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और अर्थशास्त्री ज्योति प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे। ज्योति जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।